नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे जो कि कह रहे थे कि मैम आप क्यों नहीं यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रही हैं या किसी चीज़ के लिए पढ़ाएं या कोई मेन टॉपिक्स हैं जो कि हो सकता है कि हम उसको मैं बताऊं या आप लोग को समझाऊं। ठीक है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा था जिसपे कि हम लोग वास्ट वैरायटी में चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर पाएं या कोई चीज़ें आप लोग को बता पाएँ। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करती हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। सो ये बेटर भी रहेगा कि आप लोग के लिए भी बेटर रहेगा, मेरे लिए भी बेटर रहेगा क्योंकि मेरा एक थिंकिंग ये है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई भी चीज़ में अ, अगर ना दे पाऊँ, ठीक है? मुझे ना कहने में बहुत हिचक होती है। सो फिर मैंने सोचा कि एक नई तरीके से की जाए। दूसरी चीज़ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी और बिकॉज़ सारा कंटेंट ही मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है। सो मेरी एक और थिंकिंग ये भी थी कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूँ कि मैं एक क्या कहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट करें जिसमें कि हम आपको हिंदी में भी मटेरियल प्रोवाइड करें। जो चीज़ इंग्लिश में है उस चीज़ को हम लोग हिंदी में भी दें। तो बहुत उन सभी चीज़ों को करने में सिस्टमैटिक वे में लाने में थोड़ा टाइम लग गया। कोशिश तो चल रही थी। अपनी प्रीवियस जितने भी आप वीडियो देखोगे तो वो सभी इसी तरीके से चल रहे थे कि ताकि हम कुछ बेहतर आप सबके सामने प्रेज़ेंट कर पाएँ। तो बच्चों बेहतर प्रेज़ेंट करने की शुरुआत जो है वो हम करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। जिसकी एक जिसकी ये जो है ये वीडियो जो है पूरा वो शॉर्ट सीरीज है, शॉर्ट रिवीजन है। इसका फ्री पीडीएफ आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, वहां पे जब आप मैसेज करोगे तो आप लोग को पर्सनली दे दिया जाएगा या उस ग्रुप में भी हम भेज देंगे, जो कि ये पूरा पीडीएफ जो होगा जो पढ़ाया जाएगा आज वो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसा मतलब यूनिट है या जो कि हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए बहुत अर्जेंट वे में, तो मैं उस पे भी अपना काम जो है करना वो स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है बच्चों। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं बच्चा, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर हमें पढ़ना है या कुछ भी करना है तो पहले हमें उसका बेस समझना पड़ेगा। कहाँ से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, कहाँ से चीजें शुरू हुई, वो भी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे बना है बच्चे, ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है। पहला है तुलना और दूसरा है राजनीति। अब तुलना क्या होती है? तुलना अगर हम कहा जाए तो अगर हम किसी से किसी को कंपेयर करें, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पे, आप देख लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे है ए, ठीक है, यहाँ पे वो पर्सन है बी, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच के क्वालिटीज डिसक्वालिटीज के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या चीजें निकलेंगी? कुछ ना कुछ हमें मिलेगा ही, उसके कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ के डिमेरिट्स होंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जनरली जितनी भी कंट्रीज होती हैं हमारी, जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनका हम क्या करते हैं बच्चे, उनका हम लोग स्टडी करते हैं किस रूप से? कंपैरेटिव रूप से, कंपेयर करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है। ये चीज करते हैं। और इसमें क्या चीजें रहती है, हम इसमें अब किस किन चीजों की बात करेंगे? अगर कोई कंट्री है, किसी भी कंट्री में अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं बच्चे? मोस्टली हम बात करेंगे वहां की सरकार कैसी है, वहां के राजनीतिक दल कैसे हैं, वहां पे दबाव समूह कैसे हैं, वहां पे जनता अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देती है कि नहीं, वहां की संस्थाएं कितनी हैं और किस तरीके से वो काम करती हैं, उनकी एक जो देश को आगे बढ़ाने में या पॉलिटिक्स में उनकी कितनी भूमिका होती है वो उसको भी देखते हैं। ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? अन्य देशों, नागरिकों, राजनीतिक प्रणालियों और नागरिकों, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, सरकारों, राजनीतिक संस्कृति का भी देखिए, राजनीतिक संस्कृति का भी वो काफी यहाँ पे हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में देखते हैं, आदि का तुलनात्मक अध्ययन है। यानी जब भी हम किसी कंट्री का पॉलिटिकल साइंस में जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो मेन एक ही मुद्दा इसका रहता है या मेन इसका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो एक ही रहता है कि हम कितने बेहतरीन तरीके से वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वहाँ का जो एक पॉलिटिकल स्फेयर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, कंपेयर कर सकते हैं
उसी को हम लोग तुलनात्मक राजनीति कहते हैं, या उसका जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कौन सी चीजें बेस्ट है, कौन सी चीजें बेटर हो सकती हैं किसी भी जगह की, तो हम उस पे बात हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब डेफिनेशंस। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है, परिभाषाएं जो है, वो देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों के पैटर्न का अध्ययन है कंटेम्पररी वर्ल्ड। सही है भाई। किस तरीके से कौन सी कंट्री, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका यूएसए हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे यूके हो गया, तो वो दोनों कंट्रीज किस तरीके से काम कर रही है, क्या नेशनल उनके इंटरेस्ट है, किन चीजों पे वो ज्यादा फोकस कर रही है, और जब वो फोकस कर रही है तो उससे उनको बेनिफिट किस चीज पे मिल रहा है, ये हम देखेंगे। Comparative politics is the study of forms of political organization, their properties, correlation, variation, and modes of change. एमजे स्मिथ क्या कहते हैं? तो मेन अगर आप देखोगे, मेनली अगर आप देखोगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, तो हमने बात की कि उसमें किसकी हम स्टडी करेंगे, जो जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, मान लीजिए सीबीआई हो गया, मान लीजिए आपका कोई क्या कहते हैं, आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड आपका जो जुडिशरी सिस्टम है, उन तीनों के बीच क्या चीजें हो रही हैं, कैसे काम हो रहा है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और इन तीनों के बीच में जो कोरिलेशन क्या है, सहसंबंध क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और क्या चेंजेस ला सकते हैं, या क्या उसमें और चेंज लाना है, वो भी हम बात करते हैं, या उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का संबंध महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं आदि से है। राजनीतिक संस्थाओं में कामकाज और राजनीतिक व्यवहार में अंतर। अब देखिए, अब एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को तीन शब्द देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे तो सहसंबंध, विविधताएं, परिवर्तन, ये हमें किस में देखना है, राजनीतिक संस्थाओं में। अब यहाँ पे हमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल रही है, व्यवहार में अंतर, कितने बेहतरीन तरीके से जो बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे इफेक्ट कर रहा है वहां के सिस्टम को, उसको भी देखना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। Comparative politics is identification and interpretation of factors in the whole social order which appear to affect whatever political function and their institution which have been identified and listed for comparison. अब तुलनात्मक राजनीति में क्या करना है, जितने भी राजनीतिक कार्य हो रहे हैं, ठीक है, अब भाई अगर हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्यों अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उसमें हम उसको हम जान सके, समझ सके, और उसमें कुछ बेटर चेंज ला सके, बदलाव लाने की जो एक धारणा है, उस पे हम लोग फुली तरीके से फोकस रहते हैं। अगर अच्छा मान लीजिए, अगर हम इतनी सारी स्टडी क्यों कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, भाई स्टडी करने के लिए तो बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो आखिर क्या रीजन है कि हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। तो बच्चे, इसका साफ रीजन यही होता है कि हम कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं, हम कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ अगर एक बेटर वे में मैं अगर कहूँ तो सुधार लाना चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है, जब भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करेंगे, यूएसए में ये सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, उन्होंने अगर वेस्टमिनिस्टर प्रणाली डाली है, या उनके यहाँ पे किस तरीके से एनजीओज वर्क करते हैं, तो अगर वो सभी चीजें हमें पता रहेंगी तभी हम कुछ क्या करेंगे, उसमें से जो बेटर चीजें हैं वो हम उठा पाएंगे, और जो खराब चीजें हैं वो हम लोग जनरली है छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, और आगे हम लोग देखते हैं। आइए बच्चे, की थिंकर्स देखते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जनरली एक हमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन से थिंकर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन से थिंकर्स इधर है उधर है। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं हमारे पास, कौन आते हैं भैया, हमारे पास आ जाते हैं हमारे एरिस्टोटल भाई साहब, फर्स्ट, क्योंकि ही इज ए फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ही इज ए फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। ठीक है, दूसरे ऐसे थिंकर हैं जो कि तुलना करते हैं, ठीक है, कि यहाँ का सिस्टम ऐसा है, इस तरीके का सिस्टम है, रियलिस्टिक व्यू वो देते हैं। एरिस्टोटल को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या है आप लोग, तो यहाँ पे 58 कॉन्स्टिट्यूशंस का जो इन्होंने अध्ययन किया है,
ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इन्हें क्या कहते हैं, 58 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करने के बाद हम इन्हें क्या कहते हैं कि भाई आप इनको, हम लोग फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। फिर आप क्या बात आ जाते हैं मोंटेस्क्यू, एलेक्स डी टॉकविल आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके रॉबर्ट मिशेल्स आ जाएंगे, गैटानो मोस्का हो गए, गैब्रियल आलमंड होंगे, मॉरिस डुवर्जर्स हो गए। मॉरिस डुवर्जर्स की जो आप थ्योरी देखोगे पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल, ठीक है, डेविड ईस्टर्न का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एसपी हंटिंगटन का आप देखोगे थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, टीएच मार्शल का सिटीजनशिप, ठीक है। देन उसके बाद रॉबर्ट डाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये सभी थिंकर जो है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से क्या है, जुड़े हुए हैं, जिनको कि हम आगे और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम फेजेस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि फेजेस यानी जो चरण है, ठीक है, चरण, कि किस तरीके से अगर आप देखोगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो हुआ है आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, वो किस तरीके से हुआ है। कोई भी अगर सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर अगर होता है तो उसका एक डेवलपमेंट भी होता है, एक डेवलपमेंट तरीका होता है। तो किस तरीके से वो डेवलप हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके कितने फेजेस हैं बच्चे, इसके फेजेस हैं आपके तीन। पहला है एरिस्टोटल से स्टार्ट होता है और ये 17वीं सेंचुरी तक चलता है। ठीक है, दूसरा फेज है 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक, और तीसरा फेज है 20 सेंचुरी से अभी तक। ठीक है, ये तीन ऐसे प्रोमिनेंट फेजेस हैं जहां पे इसका क्या हुआ है, वास्ट लेवल पे ग्रोथ हुआ है। ठीक है, वास्ट लेवल पे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो ग्रोथ हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम चीजों को, इन सभी क्या कहते हैं, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को समझ पाए हैं, या एक सब्जेक्ट के रूप में ये कितना ग्रो हुआ है, उसको हम लोग इन तीनों फेजेस में समझने का जो है वो प्रयास अभी हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग थोड़ा अच्छे से बैठ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट फेज में हमारे पास आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की तो जो बुक है द पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपका ये पूछा जाता है आप लोग का सीयूईटी पीजी, आपका हर एक मोस्टली एग्जाम में, चाहे आप सीयूईटी पीजी की, पीजीटी की, किसी भी तैयारी कीजिए, वो हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, इनकी बुक का नाम अगर एरिस्टोटल टॉपिक में है, इन विच ही डिड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट। हम जानते हैं ये स्टैग्रा में इनकी पैदाइश हुई थी, एथेंस एंड ग्रीक सिटी स्टेट से ये ज्वाइन थे। इनके इनके गुरु का नाम क्या था, अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या गूगल करके भी बता सकते हैं। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है, बहुत फेमस गुरु है। ठीक है, उनको उन वो कौन से टर्म, वो कौन से क्या कहते हैं टर्म से आते हैं, वो कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपेरेटिव मेथड। ठीक है, तीन चीजें ध्यान रखिए। कहीं पर भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो भी आपके कौन होंगे, वो भी आपके एरिस्टोटल ही होंगे। एंड तुलनात्मक पद्धति को किस तरीके से पहली बार इस्तेमाल किया गया है, तो भाई जब किसने किया है, तो आपके एरिस्टोटल जी ने किया है। ही रिगार्डेड डेमोक्रेसी एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई वो बहुत वर्स्ट फॉर्म है। ही गेव द साइकिल नोशन ऑफ गवर्नमेंट। साइकिल नोशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, कि चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो रहती है वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है रहती है, वो हम लोग देखेंगे। फाइनली ही आर्ग्यूड दैट मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बेस्ट होता है। साइकिल में क्या होता है, साइकिल में आपका आ जाएगा टेरेनी, ओलिगार्की, ये सभी चीजें जो चेंज होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बार बार आते रहते हैं एक कंट्री में, वो सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आते रहते हैं। और फाइनली इन्होंने क्या कहा कि एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेटर रहेगा, जिसमें वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, जिस टर्म को हम लोग, रुक जाओ तो थोड़ा हम इसका पेन का कलर चेंज करें अपने, अदरवाइज पता चला कि हम लोग को कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आ जाओ। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टर्म देते हैं वो गोल्डन मीन का।
कहते कि भाई ये माध्यमिक रास्ता है, ठीक है, ये माध्यमिक रास्ता है, ये मध्यम मार्ग है। उसको ये लोग ये क्या कहते हैं, जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म में आप एक मध्यम मार्ग को, ये तो बड़ा दिक्कत कर रहा है भाई, पेन बड़ा दिक्कत कर रहा है, समझ ही नहीं पा रहे। हाँ ये ग्रीन कलर सही, ग्रीन कलर हर जगह चलेगा, चलिए। तो अगर ये बात अरिस्टोटल क्या बात करते हैं, मध्यम मार्ग की, ठीक है, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। उनका कहना है कि भाई मध्यम मार्ग को हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि गोल्डन मील क्या है कि हम लोग पॉलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, यानी राज व्यवस्था और राजतंत्र इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इन्हीं दोनों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। गोल्डन मीन को मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूं कि एरिस्टोटल का मानना क्या है, वो कभी नहीं कहते कि अमीर का शासन होना चाहिए या गरीब का शासन होना चाहिए। एरिस्टोटल हमेशा क्या कहते हैं, और एरिस्टोटल का कहना है कि जो अ, शासन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो शासन होना चाहिए आपके यहाँ पे किसका, मिडिल क्लास का। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जो कि अमीरों से भी क्या कहते हैं, अमीरों से भी अछूता नहीं रहा है और गरीबों के साथ भी उसके संबंध है। तो दोनों के साथ क्या कहते हैं, एक मध्यस्थता बना के रखता है। तो इस वजह से एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही रहेगा जिसमें हम लोग गोल्डन मीन का जो है वो करें। और इनकी थ्योरीज में भी जब आप देखोगे तो गोल्डन मीन ही दिखाया रहता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हम देखते हैं तो वो तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। पहला क्या है बच्चे, पहला बात करते हैं वो लोग गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, दूसरा बात करते हैं वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई वर्स्ट गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा आपका, मतलब की आएगी मोनार्की, ठीक है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी को क्या कहते हैं, दीज आर द गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जब यही गवर्नमेंट आगे चलेगी, ये साइक्लिक जो मैंने नहीं कहा, एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, जिसमें अगर अगर आप ध्यान से देखो तो पहले फर्स्ट लेवल पे क्या आता है, फर्स्ट लेवल पे हमारा मोनार्की आ जाएगा, ठीक है। जब ये वर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो टेरेनी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरा ले लेते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद एरिस्टोक्रेसी, ये तीसरा है। फिर आपका ओलिगार्की, देन उसके बाद फिफ्थ है आपका पॉलिटी, एंड देन सिक्स्थ आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या होगा बच्चे, डेमोक्रेसी। तो एरिस्टोटल का क्या कहना है, ये पूरा फॉर्म साइक्लिक है जो घूम फिर के एक जगह पे आता है, ठीक है। देर आर वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक कंट्री जो है एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी गुजरती है, और दूसरा अगर आप देखोगे तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी गुजरती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कैसे वहां के लोग हैं, वहां के क्या सिस्टम है, वो काफी हद तक वहां पे इफेक्ट भी डालता है। एंड दीज आर द साइक्लिक वे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप देखो, पॉलिटी का अगर वर्स्ट फॉर्म है तो वो आ जाता है डेमोक्रेसी के थ्रू। मोनार्की का अगर वर्स्ट फॉर्म अगर आप देखोगे तो वो जाएगा टेरेनी के थ्रू, निरंकुशतावाद के तरफ। अगर एरिस्टोक्रेसी का अगर आप देखोगे तो ओलिगार्की की तरफ जाएगा। तो दीज आर क्या है, एक तरीके से चेंज, हम ओलिगार्की अगर वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हम इसको एरिस्टोक्रेसी जो है कि गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम टायरनी की बात करें, निरंकुशतावाद की बात करें, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, मोनार्की में बदल सकते हैं। तो ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम पॉलिटी का रूल लाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जब वो वर्स्ट फॉर्म में जाता है तो फिर वो डेमोक्रेसी में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा आप लोग, हिंदी वाले बच्चों को भी एक बार मैं बता देती हूँ भाई क्या क्या चीजें हैं। आइए थोड़ा देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आइए आगे बढ़ते हैं। वही सेम चीज जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी है। जब नोट्स आप लोग समझेंगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस फेज में आते हैं दूसरे थिंकर निकोलो मैकियावेली। अब मैकियावेली वाज ए इटालियन रियलिस्टिक थिंकर हु वाज इज
हु इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर जब भी आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में इनको देखा जा रहा है। इनकी बुक है, दो इंपॉर्टेंट बुक्स है, द प्रिंस जो कि 1513 में इन्होंने लिखी, एंड द डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। इनका मेन उद्देश्य क्या था इन दोनों बुक्स को लिखने के पीछे? इनका मेन उद्देश्य था, ये चाहते थे क्या करना, ये चाहते थे इटली, इटली जो है इटली का एकीकरण करना चाहते थे। ठीक है, यूनिफाइड इटली की ये बात करते हैं कि जितना यूनिफाइड इटली रहेगी उतनी ज्यादा बेटरमेंट रहेगा। ठीक है, और भी इन्होंने फर्स्ट टाइम पे क्या किया था कि ही सेपरेटेड इथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि भाई इथिक्स नैतिकता अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड इथिक्स को जब हम मिला देते हैं तो वी आर ए कंफ्यूज बिंग। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशंस विथ मोरल्स। उन्होंने कहा कि भाई नैतिकता से कोई संबंध नहीं। सही, अब नैतिकता होती क्या है? नैतिकता होती है सही तरीके से कार्य करना। नैतिकता का अगर अगर हम बात करेंगे तो नैतिकता क्या होती है? किसी भी कार्य को सही तरीके से करना। पर जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मैकियावेली क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में इतना दाव पेच है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको ये गलत कार्य करने पड़ेंगे, आपको कहीं पे डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। तो वहां इसलिए एथिक्स क्या करेगा, आपको गिरा देगा। और अगर एथिक्स आपको गिरा देगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका राज्य पे जो आपका कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं से खराब हो सकता है। देन इन्होंने यही साफ कहा कि पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन विथ मोरल्स। कोई भी मोरल्स, नैतिकता, नैतिकता आपकी तब तक काम नहीं आएगी अगर नैतिकता और सही करने के पीछे अगर काम किया जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं से आपका जो राजतंत्र है उसमें गड़बड़ आनी ही आनी है, या आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें गड़बड़ आ जाएगी, या जो स्टेट है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं से इफेक्टिव जो होती हैं वो इफेक्ट जो है अपना फैलाएगी। ठीक है, देन ही डिड कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक। ठीक है, अब मोनार्की एंड रिपब्लिक का जो मैकियावेली क्या है, एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, और वो क्या कहते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र, इन दोनों का बात करते हैं। और वो कहते हैं कि जो गणतंत्र है यानी जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ के सिटीजन्स जो हैं वो अच्छे अच्छे इन द सेंस कि क्या है, थोड़े समझदार हो। ठीक है, सच बोलने वाले हो, अच्छा व्यक्तित्व रखते हो, झूठ ना बोलते हो, स्वार्थी ना हो। वो उन जगहों पे गणतंत्र जो है, गणतंत्र रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या होगा, वो कार्य करेगा। ठीक है, और इन दोनों की तुलना में वो क्या कहते हैं कि रिपब्लिकनिज्म को का फादर भी इन्हें कहा जाता है, गणतंत्रवाद की जनक भी इनको कहा जाता है एक तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रिपब्लिक लोगों के तंत्र की बात करते हैं, और ये साफ कहते हैं जहाँ के लोग बेहतर रहेंगे, जहाँ के लोग दूसरों के बारे में सोचते होंगे, वहां पे भाई साफ जाहिर सी बात है कि वो लोग क्या कर पाएंगे, वो वहां पे आप गणतंत्र व्यवस्था जो है उसको आसानी से लागू कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मैकियावेली का अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो अगर देखिए यहाँ पे, तो मैकियावेली क्या कहते हैं कि आप एप्रोप्रिएट फॉर द करप्ट पीपल। प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, मोनार्की, राजतंत्र को वो क्या कहते हैं, जितने भी लोग क्या है, करप्ट पीपल है, या जो भी लोग जो करप्शन करते हैं या जो गलत कार्य करते हैं। ठीक है, गलत कार्य करने वालों के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो कहते हैं कि भैया उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका राजतंत्र जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर द गुड मैनर्ड पीपल क्या होगा, तो आइडियल फॉर्म में अगर देखा जाए तो मतलब क्योंकि सही में आइडियल फॉर्म है, तो क्या होगा, रिपब्लिकनिज्म होगा, यानी कि गणतंत्र जो है वो, गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र जिसमें कि हम लोग पीपल रूल रहता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोगों का शासन रहता है वो होता है आपका रिपब्लिकनिज्म। ठीक है, और वही उसी उसी में क्या कहते हैं, तभी एक गवर्नमेंट जो है वो कार्य कर पाएगी, तभी एक जो सरकार है वो कार्य कर पाएगी, और ये दोनों मिलके जब सरकार चलाएंगे तो एक तरीके से होगा कार्य, बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो वही यहाँ पे आदर्श रूप और व्यवहारिक रूप के लिए ये बात करते हैं, क्योंकि भाई व्यवहारिक रूप में हर कोई कहीं ना कहीं से करप्टेड ही है। ठीक है,
सेकेंड फेज में अगर आप देखोगे, सेकेंड फेज जब स्टार्ट होता है, सेकेंड फेज के जो पहले थिंकर है, अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, हम लोग कौन से फॉर्म फेज पे, सेकेंड फेज पे आ चुके हैं। सेकेंड फेज में अगर आप देखोगे तो आते हैं चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। अब सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी, ठीक है, यानी 1700 से ये चलता है आपका 1800 तक चलता है, ठीक है। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ोगे, देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर, द स्पिरिट ऑफ लॉज, सेपरेशन ऑफ पावर पे ही पूरा हमारा बेसिस जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे शक्ति का पृथक्कीकरण जो के दार्शनिक हैं ये, इन्होंने फर्स्ट टाइम पे क्या कहा कि सेपरेशन, जितनी पावर सेपरेटेड रहेगी उतना बेटर रहेगा, कि कोई हम पे रूल आउट नहीं कर पाएगा, हम पे कोई निरंकुशता नहीं ला पाएगा, ठीक है। अगर पावर्स को क्या करेंगे, अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड कर दे या बहुत सारे लोगों के बीच बांट दे, तो जनरली क्या होगा कि कोई भी एक व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पाएगा, या अपना एक जो डोमिनेंस है वो हम पे नहीं थोप पाएगा। इसी की इनकी फेमस बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉस, जो कि काफी बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। एंड मोंटेस्क्यू इज द फ्रेंच फिलोसफर हु गेव द की नोशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यूएस took inspiration of separation of power from his concept of separation of body। अब अमेरिका ने क्या किया, उसने शक्ति पृथक्कीकरण की प्रेरणा ली, और उन्होंने इसकी अवधारणा को कहाँ पे इस्तेमाल किया, इन्होंने उसकी अवधारणा को कहाँ पे इस्तेमाल किया भाई, इन्होंने स्टार्ट किया जुडिशरी में, ठीक है। आपका दूसरा चीज, इस इन्होंने संसद, देन उसके बाद और क्या आ जाएगा भाई, आपकी जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे। एग्जीक्यूटिव लेवल में भी आजकल स्टार्ट हो चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे एक सरकारी अफसर है, तो उन सभी के बीच में एक क्या है, पावर रोल्स है। जब तक वो बड़ा ऑफिसर साइन नहीं करेगा, तब तक नीचे वाला ऑफिसर क्या करेगा, परमिट नहीं कर पाएगा। पावर्स का सेपरेशन है कैसे, अब देख लो, अगर पावर का सेपरेशन से क्या फायदा है हमें, फायदा ये रहेगी कि अगर मान लो संसद कोई गड़बड़ काम करती है, तो हमें तुरंत, हम किसके पास जाएंगे भैया, हम जाएंगे आपका जुडिशरी के पास। अगर जुडिशरी कुछ काम गलत कार्य कर रही है, तो फिर हम लोग एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे। देयर इज ए रोल, सभी का रोल है। ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ comparative पॉलिटिक्स। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज ही डिड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, अब ये क्या करते हैं, ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं किसके बीच में, गणतंत्र के बीच में, मोनार्की के बीच में, एंड डेस्पोटिज्म के बीच में, निरंकुशतावादिता जो होती है वो करते हैं। एंड थ्रू हिज स्टडी, क्योंकि निरंकुशतावादिता नहीं बढ़नी चाहिए, निरंकुश, कोई भी राजा हमें हमारे ऊपर अपने हिसाब से कोई कार्य ना करे, अपने हिसाब से कोई कार्य ना थोपे। बिकॉज ऑफ दैट ही हैज स्टार्टेड, कि हमें एक नोशन दिया इन्होंने कि सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, तो कोई भी एक व्यक्ति जो है वो हम पे डोमिनेंस जो है वो रूल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, चलिए मॉन्टेस्क्यू की अगर हम बात करें, तो मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि सुपीरियर क्या है, सुपीरियर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, आपकी रिपब्लिकनिज्म रहेगी, ठीक है। रिपब्लिकनिज्म एंड मोनार्की रहेगी। रिपब्लिकनिज्म क्या है, बेस्ड ऑन वर्च्यू, यानी सत्यता पे है, और मोनार्की क्या है, बेस्ड ऑन ऑनर, ठीक है। बेस्ड ऑन वर्च्यू पे डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी आ जाती है। डेमोक्रेसी पे क्या होता है, बेस्ड ऑन लव, इक्वालिटी, कॉमन गुड, सबकी भलाई के बारे में बात करते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, अभिजात तंत्र क्या बात करता है, वो मॉडरेशन और बैलेंस की बात करता है, कि गरीबों को भी उतनी चीज पर मिले, अमीरों को भी। अब ये यहाँ पे सुपीरियर फॉर्म ऑफ क्यों गवर्नमेंट है, क्योंकि ये दोनों किस चीज पे बेस्ड है भैया, ये दोनों बेस्ड है आपके वर्च्यू पे और ऑनर पे। इंफीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्पोटिज्म को क्यों कहते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन फियर एंड कोहेशन, यानी डर पे ये पूरी तरीके से इंगित होता है, भय से चलाया जाता है, यानी लाठी के बल पे क्या किया जाता है, जनता को बना के रखा जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ कोरिया, उसी के बगल में आप देखो, उसी के बगल में इधर नॉर्थ कोरिया है, और यहीं पे उसी के बगल में साउथ कोरिया है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, निरंकुशतावादी, डिस्पोटिज्म है।
जिस तरीके से एक वहां के राजा का कट है, उसी तरीके से वहां पे उनका क्या कहते हैं, जो वहां के सारे लोग हैं वही कट उन्हीं उन लोगों को भी करना चाहिए। अब मान लीजिए इंडिया में कोई कहे कि अरे नहीं, आप लोग क्या करोगे कि किंग की सेवा के लिए पूरे जितने भी 28 स्टेट्स हैं वहां से कम 13-14 साल की लड़कियों को उठा के भेजा जाना चाहिए, ताकि वो राजा को क्या कर सके, सुख सुविधाएं प्रदान कर पाए। तो ये क्या है, ये एक निरंकुशतावादिता है ना। आखिर गवर्नमेंट, हमारे सरकार का मेन फॉर्म क्या है, सरकार का मेन का क्या कार्य होता है कि वो हमारे लिए काम करे, हमारे बेहतरी के लिए काम करे। पर यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है भाई साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मोंटेस्क्यू क्या कहते हैं, तो जितने भी थिंकर्स हैं, देर आर रीजंस कि वो रिपब्लिकनिज्म और मोनार्की को क्यों बेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। पर यहाँ पे वो लोग एक कहीं ना कहीं पे, अगर आप देखोगे तो वो एक कहीं ना कहीं पे कहते हैं भी है कि इस तरीके से कार्य होगा तभी हम चीजों को बेहतर बना सके। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं जेएस मिल, फ्रीमैन, टॉकविलाई। ये आपके 18 एंड 19 सेंचुरी के थिंकर्स हैं। इन द 19th century, जेएस मिल, ई फ्रीमैन एंड टॉकविलाई प्लेड एन important रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कैसे? इन हिज की वर्ड्स, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, टॉकविलाई प्लेड एन important रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव। He did study about American अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड कंपेयर्ड इट विद द यूरोपियन, जो यूरोप में जो डेमोक्रेसी चल रही है उसकी। बेंथम, मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, हेनरी मैने ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। किस तरीके से? अब डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे, जब इन्होंने एक अलग से स्टडी की, दो देशों के बीच में स्टडी की, तो भाई जाहिर सी बात है, चीजें तो भाई जब हम कंपेयर ही कर रहे हैं, तो इन्होंने उस टाइम पीरियड के 19th सेंचुरी में, क्योंकि आप देखोगे अमेरिका आजाद हो चुका था, अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। देन ही स्टार्टेड कि भाई ये दो चीजें जो होती हैं इन दोनों के बीच में स्टडी करेंगे। अब थर्ड फेज में, जो 20th सेंचुरी तक चला, ठीक है, और अभी तक 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, दिस फेज इज द मॉडर्न एंड कम्प्रिहेंसिव फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एक इतना विकास हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इतना विकास हुआ है। पहले तो जब हम मतलब कहा जाता है कि पहले जब स्टडी करने के लिए भी उतना कुछ चीजें नहीं मिलती। ठीक है। तो इसके मेन थिंकर आप देख जानते हैं, मैं बता दूं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा बच्चे। ठीक है, नोट डाउन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। रॉबर्ट स्मेशल्स, मैक्स वेबर, आपका रॉबर्ट डाल, चार्ल्स ई लिंडबूम, मॉरिस डुअर्जर, डेविड ईस्टन। ठीक है, ये सभी थिंकर्स जो है ये 20th सेंचुरी के बाद। अब देखो, अब ये मैं क्यों दे रही हूँ, जनरली जब एग्जामिनेशन में होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कौन सी सेंचुरी का कौन सा थिंकर है। ठीक है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजिकली आपको लगा के लिए देता है कि ये थिंकर पहले आया है, कि ये थिंकर पहले आया, ये थिंकर तीसरे नंबर पे, ये थिंकर चौथे नंबर पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, एंड प्लीज प्लीज नोट्स बनाइएगा। अगर जो लोग नोट्स नहीं बना रहे तो भाई ये तो गड़बड़ है। ठीक है। तो की थिंकर्स ऑफ थर्ड फेज की अगर बात करें तो जेम्स ब्राइस आते हैं। ही रोट मॉडर्न डेमोक्रेसी, इट वाज फर्स्ट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो फैल रही है उसके बारे में बात करते हैं। देन आपके, मैंने कहा कि भाई रॉबर्ट मिशल्स इतने इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर है बहुत। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज, ए सोशोलॉजिकल स्टडी of the oligarchical tendencies of modern democracy इन्होंने की। He argued that social organization are largely dominated by leaders, and इनका एक जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है वो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या होती है, कुलीन तंत्र का लॉ नियम क्या होता है, कि इनका कहना है कि हमारा जो ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, या मान लीजिए ये जनता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में रूल करने वाले कितने लोग होते हैं, मेनली वो 10 लोग रहते हैं। और वो 10 लोग क्या होते हैं, अभिजात होते हैं। अभिजात होते हैं या बहुत ही ज्यादा धनी होते हैं। ठीक है, या पैसे वाले रहते हैं। ठीक है, और ये हाँ किसी ना किसी से क्या करते हैं,
डिसीजन मेकिंग जो होता है, डिसीजन जो मेकिंग होता है, या जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको उस पे क्या करते हैं ये लोग, इफेक्ट जो होता है वो अपना छोड़ते हैं, या इन्फ्लुएंस जो होता है वो अपना छोड़ते हैं किसी ना किसी तरीके से। और वो 10 लोगों का बनाया हुआ नियम कानून जो होता है, वो नीचे रहने वाले जो आपके जो 10,000 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं, उन लोगों पे कहीं ना कहीं से असर डालता है, सिर्फ उन 10 लोगों का बनाया हुआ नियम। तो ये कई तरीके से यही होता है कुलीन तंत्र का लौह नियम, जो कि हमें रॉबर्ट मिशेल्स को इम्पोर्टेंस देने की बात करता है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, आज भी बहुत प्रोमिनेंट है, बार बार क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। देन एम ऑस्ट्रोग्रोव्स्की आते हैं, ये लिखते हैं ही रोट डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट In it, he did comparative study of democratic suffrage, especially on party system in Britain and the US. मताधिकार को लेके जो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी भाई ब्रिटेन में, आप देखोगे तो जो वहाँ पे पार्टी सिस्टम जो चल रहा है, या किस तरीके से वहाँ का पार्टी सिस्टम कार्य करता है। एंड आप जानते भी हो ब्रिटेन में बहुत लंबे टाइम तक लड़ाई चली है वुमेन्स वोटिंग राइट को लेके, तो उस पे इन्होंने अपनी जो धारणा दी है उसको देखा जाएगा। देन मैक्स वेबर आ जाते हैं भाई, मैक्स वेबर को ऐसा कोई ही थिंकर होगा कि जो नहीं जानता, सोशोलॉजी सोशोलॉजी के लेवल पे बहुत बड़े थिंकर है। अब और अगर आप इन्होंने क्या किया, कैरिस्मेटिक लीगल एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, इसकी बात की कि किस तरीके से एक करिश्माई और कानूनी पारंपरिक प्राधिकरण जो होता है वो भी शासन प्रणाली को करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे आप एग्जांपल ले सकते हैं मोदी जी का, ठीक है। मोदी जी को कहा गया चमत्कारी नेता की वजह से, उनकी उनकी शक्ल पे ही कहा जा रहा है कि वोट मिल रहा है सभी को। तो इन हिज वर्क इकोनॉमिक एंड सोसाइटी ही इंट्रोड्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म्स बेस्ड अपॉन सिस्टम ऑफ रूल एंड रूलरशिप, ठीक है। किस तरीके से एक ही नेता अपना जादुई, जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसका एग्जाम्पल भाई, बेस्ट एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं नेहरू, नेहरू जी का। फिर आप इंदिरा जी का ले सकते हैं, इंदिरा गांधी, जो कि हम दोनों की पीएम रही हैं। इन दोनों पार्टीज, इन दोनों ये दोनों लोग एक ही फैमिली से आते हैं, ठीक है, नेहरू फैमिली से। और ये क्या करते हैं, ये फैमिली लेवल पे इनका जो इन्फ्लुएंस रहा था वो फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम के टाइम पीरियड में, यानी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और इस वजह से इनको एक बहुत लंबे टाइम पीरियड पे करिश्माई नेता के रूप में माना जाता है, ठीक है। और दूसरे विचारक देखें तो हरमन फाइनर, इन्होंने इट फोकस ऑन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, कैसे कार्य करता है। देन आते हैं हेरोल्ड डी लासवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी कोई पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ता है, पॉलिटिकल थ्योरी में भाई सबसे पहले आ जाते हैं पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन, कब होगा। एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पावर एंड द मैनिपुलेशन बाय रूलिंग एलिट्स एंड काउंटर एलिट्स। इनकी जो दो चीजें ध्यान रखिएगा, इनका जो रूलिंग एलीट का जो एक चीज है, रूलिंग एलीट क्या होता है कि जैसे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में हम लोग देख रहे हैं कि कुलीन तंत्र का लौह नियम, कि कुछ ही लोग हैं जो कि एक लॉ को एनफोर्स कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से हेरोल्ड ली लासवर क्या कहते हैं, रूलिंग एलीट्स रहते हैं। रूलिंग एलीट्स क्या होते हैं कि एक सर्कल रहता है, उसमें आगे चल के एक और थ्योरी आ जाएगी आपकी, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, जिसको कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये पोजीशन होती है, यहाँ पे एक पोजीशन हो गई, यहाँ पे एक पोजीशन हो गई, यहाँ पे एक कोई पोजीशन हो गई, यहाँ पे, इन चारों पोजीशंस पे अगर कोई रहेगा तो वो एलीट रहेंगे, यानी जो धन संपत्ति वाले अभिजात वर्ग रहेंगे वही लोग जनरली शासन करते हैं। वो किसी भी गरीब को आने ही नहीं देते, मौका ही नहीं देने देते कि वो आए, ठीक है। और ये सेम चीज आपकी डेमोक्रेटिक नेशंस में भी होता है, हर जगह पे होता है। अगर अगर आप इंडिया की बात करें तो जो नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी आए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रूलिंग एलिट्स, क्योंकि वो लोग एलिट्स थे, उनके पास बहुत पैसा था। एंड वो अपना जो उनका जो पारिवारिक पैसा था उसको वो लगा सकते थे अपना इंडिया के ग्रोथ में, बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट थिंकर को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा भी था द रूलिंग क्लास, ठीक है, ही रोट द रूलिंग क्लास, दिस वर्क टॉक्स अबाउट एलीट थ्योरी। गेनार्डो मॉस्का क्या कहते हैं कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो वो क्या कहते हैं रूलिंग एलिट्स होते हैं, कि रूलिंग क्लास क्या करता है, वो उसी में
एक सर्कल होता है, उसी में खुद ही घूमता रहता है। और वो खुद ही घूमता रहता है, और कोई जो बाहर का व्यक्ति है, उसको यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। या तो उसको खुद भी एक एलीट होना पड़ेगा, या बहुत धन संपत्ति वाला व्यक्ति रहेगा, तभी वो अपना अपना बेहतरी कर पाए। ठीक है। अब की थिंकर्स में दूसरे थिंकर जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर आपके आ जाते हैं। ठीक है। तो वो आ जाएंगे आपके गैब्रियल आलमंड। ठीक है। He wrote comparative political system in which he proposed a fourfold classification of political system, जिसमें वो क्या कहते हैं? The Anglo-American, the continental European, pre-industrial societies, the totalitarian political system. In other writing, the politics of developing areas, structural. He used structural functional approach to study of the third world countries. ठीक है। तो उन्होंने एक पहली बुक जो लिखी, तुलनात्मक राजनीति, राजनीति सिस्टम, पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम 1956 में, जो कि बहुत फेमस बुक है, जिसमें उन्होंने पहली बार क्या बोल भाई, चार वर्गीकरण किए कि भाई ये व्यवस्थाएं हैं, ये लोग हैं। ठीक है। इस तरीके से समाज था। एंग्लो अमेरिकन कौन थे? महाद्वीपीय यूरोप में किस तरीके से कार्य होता है? पूर्व औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे था? ठीक, क्या किस तरीके से काम करते थे? आज के टाइम पीरियड पे जो टोटलिटेरियन रूल है, व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं? और जब द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज की बात करते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की बात करते हैं, जो कि तीसरी दुनिया कौन सी, जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, उसकी ये बात करते हैं। जैसे कि आपके इंडिया हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, इन सभी जो देश है जो डेवलप हो रहे हैं, उन सभी की ये बात करते हैं कि भाई ये चीजें उसमें होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बहुत फेमस अप्रोच है। ठीक है। जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन का क्या रोल रहता है। अगर कोई स्ट्रक्चर बना है, तो उसका फंक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से कार्य जो है उसको करना चाहिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्ट ए डाल, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। अगर आप देखोगे रॉबर्ट ए डाल को, तो इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर स्टेट, इन विच ही टॉक्स अबाउट चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। किस तरीके से आपका पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसकी वो बात करते हैं। देन मॉरिस डुवर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। क्यों भाई? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, their organization and activities in the modern state. He identified a correlation between first past the post election and the formation of two party system. What is known as डिवर्जर्स लॉ, किस तरीके से पार्टी सिस्टम कार्य करता है एंड टू पार्टी सिस्टम किस तरीके से कार्य करती है, उसके बारे में बोलते हैं कि दो पक्षीय प्रणाली कैसी होती है। और डिवर्जर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग आगे चल के डिटेल में जो स्टडी है डिवर्जर्स लॉ जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो वो भी समझ में आएगा किस तरीके से दो पार्टीज का डोमिनेंस रहता है, कहीं पे तीन पार्टीज का, सेल मिलिशिया क्या होती है, इन सब चीजों की बात। फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन क्या होता है कि जिसको मेजोरिटी अब मिलती है, वही उसी को शासन करने का अधिकार मिलता है। तो ये कहाँ पे है भाई? ये हमारे लोकसभा चुनाव में इस चीज को किया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम का यूज। ठीक है। देन आते हैं डेविड ईस्टन आ जाते हैं। इनकी बुक का नाम पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी into the state of political science 1950, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, इन विच ही गेव थ्योरी सिस्टम थ्योरी एंड व्यवहारिक क्रांति की बात करते हैं। बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो है उसकी बात करते हैं इन पॉलिटिकल साइंस। इनके इनकी जो थ्योरी है, यहाँ से स्टार्ट क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता था, वी पॉलिटिकल साइंस में क्या हम लोग बात करते थे, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे, जो संस्थाएं होती हैं, जो आपका जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, आपका क्या कहते हैं जुडिशरी हो गया, उसकी बात। इसके बाद वो क्या कहते हैं, व्यवहार की हमें बात करनी चाहिए। व्यवहार में कौन आ जाएगा?
भाई आपकी आ जाएगी, जनता आ जाएगी, आपका वहाँ का प्रेस आ जाएगा, वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या हमारा जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है उसको कहीं ना कहीं से इफेक्ट करते हैं। आपका जो वोटिंग बिहेवियर है उसकी भी स्टडी धीरे धीरे होने लगी पॉलिटिकल कंपेरेटिव स्टडी में। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंकर, इंपॉर्टेंट थिंकर जो कि बहुत हाईलाइटेड थिंकर आज के टाइम पीरियड पे है, वो है एसपी हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन इनका फुल नेम है। इन हिज वर्क पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में, इन दिस वर्क ही चैलेंज द प्रिवलेंट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड ड्रू टू द प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। जो बदलते समाजों में जो किस तरीके से चीजें हो रखी हैं, एक डेवलप नेशन किस तरीके से कार्य करता है, एक डेवलपिंग नेशन कैसे काम कर रहा है, एक अंडर डेवलप नेशंस में कैसे हो रहा है, और कैसे इन सभी जगहों पे एक डेमोक्रेसी जो है वो फैल रही है, उसकी ये बात करते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। सो इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर। ठीक है। देन अगर आप देखोगे, देन आप क्या आ जाएंगे कि टीएच मार्शल। टीएच मार्शल सीयूईटी पीजी के फेमस, मतलब मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इनके। या तो इनकी बुक से आ जाएगा Citizenship and Social Class 1950 में, in which he gave the theory of liberal citizenship. He talks about three kinds of rights: civil rights, political rights, social rights। और ये इस बार के पेपर में आया भी है। ठीक है। नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, ये तीन तरीके के होते हैं। टीएच मार्शल ही गिव्स द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं। ठीक है। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है। देन आपके आ जाते हैं आलमंड एंड वर्बा। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द सिविक कल्चर। जिनको सिविक कल्चर के बारे में नहीं पता, खोजिए। जिसमें ये किसकी बात करते हैं? ये नागरिक समाज की बात करते हैं। नागरिक समाज कैसा होना चाहिए, नागरिक समाज का क्या रोल रहता है, एक नागरिक का क्या रोल रहता है, एक नागरिक जो रहता है कंट्री में कितना बड़ा रोल रहता है। अगर जहाँ जिस कंट्री के नागरिक बहुत अवेयर है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेटरमेंट और बेटर फ्यूचर की बात करेंगे। जो अनपढ़ लोग हैं उनको उतना ज्यादा कोई ज्ञान नहीं होगा, उनको उतनी ज्यादा पता नहीं होगा, तो उतनी ज्यादा वो नहीं रहेंगे। ठीक है। पोल- ठीक है। It was first major cross-national survey of attitudes to explore the role of political culture in maintaining the stability of democratic regime। मान लीजिए कोई भी नेशंस है, अगर आप मान लीजिए इंडिया में ब्रिटिश का रूल था बहुत, 200 सालों तक ब्रिटिश का रूल था। व्हाट आर द रीजंस कि हमें उसे चेंज करना पड़ा? क्या रीजन थे? क्योंकि जनता नहीं खुश थी, जनता ने एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, जनता ने बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी, एंड देन हम लोग क्या किए, हम लोग जीत गए लास्ट में। तो देर नागरिक जो होते हैं, जब नागरिक एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू डू ऑल द थिंग्स। देन आपके अनदर थिंकर कार्ल डब्ल्यू ड्यूइश आते हैं, जो कि इनकी बुक का नाम है मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, द थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल। किस तरीके से बातचीत करके या कोई चीज करके हम करते हैं कार्य, उसकी बात करते हैं। तीसरा है एस मार्टिन लिपसेट, जिनकी बुक है पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। इसकी बात शुरू होती है, दिस इज द की वर्क ऑन द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। यानी पहली बार आधुनिकता की बात वहां पे स्टार्ट होती है और वो उस चीज को शुरू करते हैं। देन ये थिंकर्स है एफ एच कार्डोसो, टेड रॉबर्ट्स गुड। ठीक है। इसमें निर्भरता की बात आती है, फिर वाई मैन रिबेल, क्यों मैन को रिबेल करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। ये कुछ थिंकर्स हैं, इनको देख लीजिए। डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज, ए कंपेरेटिव एक्सप्लोरेशन। ही टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी इन डिफरेंट सोसाइटीज। अलग अलग जो समाज है वहां पे कैसे लोकतंत्र कार्य करता है उसकी बात करते हैं। देन थेटा स्कोपेल आते हैं। ठीक है। उन्होंने इस राज्य और सामाजिक क्रांतियां, ये फ्रांस, रूस और चीन का तुलनात्मक क्या किया है, इन्होंने विश्लेषण किया है। ठीक है। जियोनी सार्टोरी आ जाते हैं, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम का इन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया है आपका वो वर्गीकरण किया है। एक कंपैरिजन अप्रोच टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेनेडिक्ट एडरसन की बात करते हैं। तो बेनेडिक्ट एडरसन इसलिए इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं बिकॉज ही इज फर्स्ट गिव इज द थ्योरी ऑफ इमेजिन कम्युनिटीज।
कि हम लोग क्या हम लोग पहली बार इमेजिन करते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट होता है। तो हमारे दिमाग से ऐसे वो निकला है कि भाई हम एक साथ रहने चाहिए, वो चीज वहां से शुरू होती है। देन अर्नेस्ट गैलन आ जाते हैं जो कि नेशन एंड नेशनलिज्म की बात करते हैं। ही आर्ग्यूड दैट नेशनलिज्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना एक्सप्लॉइटेशन हो गया था सभी लोगों का, इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, कि एक नेशनलिज्म के भाव की बात आने लगी कि भाई लोगों, एक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को उसके लोगों से एक तरीके का क्या होना चाहिए, एक तरीके का आप देख सकते हो अ, प्रेम की भावना होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी होनी चाहिए लोगों का, उस गवर्नमेंट के प्रति क्या होना चाहिए, एक प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये भावना लाना बहुत जरूरी है। एंड नेशनलिज्म के दो की बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ठीक है, देन एसपी हंटिंगटन की फेमस बुक एक आ जाती है जो कि अभी बार बार हर एक थिंकर का, हर एक एग्जामिनेशन का फेवरेट है, द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरीज में। किस तरीके से इन्होंने थ्री वेव्स की बात की, तीन लहरों की बात की, जिसमें कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता है। ठीक है, कैसे डेवलप्ड नेशन में होता है, ठीक है, कैसे डेवलपिंग नेशंस में होता है, और इस टाइम पीरियड पे कैसे अंडर डेवलपिंग नेशंस जो होती हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, किस तरीके से आपका जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, और किस तरीके से वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, या किस तरीके से डेमोक्रेसी कहीं कहाँ पे बहुत जल्दी फैल गई, कौन से क्षेत्र में, कौन से एरियाज में, आपका कौन से एरियाज में उसको बहुत टाइम लगा फैलने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो स्कोप ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज मच comprehensive, वी कैन इंक्लूड सेवरल थिंग्स इन द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। जो क्या है, जब स्कोप की हम बात करेंगे तो इसका दायरा बहुत बड़ा है, यानी कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मैनी, वाई, क्योंकि स्टडी ऑफ बहुत सारे लोगों की बात होती है, पॉलिटिकल पावर कैसे बढ़ता है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सभी स्कोप्स है जिसमें कि हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो रहती है उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मेनी मतलब बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज का अलग बिहेवियर रहता है, उनकी सोसाइटी अलग रहती है, हर जगह का अपना संस्कृति अलग रहती है। कहीं पे भाई दुर्गा पूजा होती है, कहीं पे आपका, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं से हमें इफेक्ट करती रहती हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाती है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, स्टडी ऑफ ग्रुप्स, स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, किस तरीके से जन लोग भागीदार कर, स्टडी ऑफ नॉन पॉलिटिकल फैक्ट्स, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, जो गैर राजनीतिक तंत्र हैं उन सभी की भी हम लोग बात करते हैं पूरे तरीके से इसमें। ठीक है, अगर अगर बात भी की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपेरेटिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम किसका, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यूएसए, यूके, आपका इंडिया, चाइना, जो फेमसली आपका रशिया, काफी फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट्स कैसे वहां की काम करती है। ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वहां पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, किस तरीके से काम करती है, कौन से तरीके वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा पॉलिटिकल प्रोसेस वो लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल किस तरीके से है, टू पार्टी सिस्टम है या वन पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसको हम लोग देखेंगे। ग्रुप्स कैसे हैं, दबाव समूह है, प्रेशर इंटरेस्ट ग्रुप्स है, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो। देन पीपल, लोग कैसे कार्य करते हैं, जैसे निर्भया के केस में आप लोग देखते हैं कितने बड़े लेवल पे हम लोग का जन भागीदारी हमें देखने को मिले, तो वो चीजें होगी। स्टडी ऑफ नॉन पॉलिटिकल फैक्ट्स कैसे अगर देखा जाएगा तो चाहे सोशोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल अगर कारण हो जाए, या ये सभी किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, या नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाए या कोई चीज हो जाए तो वो किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करती है, वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक शॉर्ट जो नोटिस एक छोटे लेवल पे जो एक रिवीजन करवाने का है, या आप बहुत चाहते हैं कि बहुत कम पढ़ के आपका ज़्यादा नंबर आ जाए, तो ये आप इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम यहाँ पे आपके साथ बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ है, वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? मैं सुषमा चौबे आप लोगों से आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई सीरीज के साथ, हम लोग आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़िए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।